आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास ओवेरियन ट्यूमर्स। सही है, ओवेरियन ट्यूमर्स के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ओवेरियन ट्यूमर्स हैं, जो ओवेरियन बेसिकली जो कैंसर्स हैं हमारे पास, तकरीबन 90% कैंसर जो होते हैं हमारे पास ओवरी में, ये है बिनाइन। 90%। सही है, तो ये जहन में रखें। सिर्फ 10% ऐसा है कि वो मिलेग्नेंट है। फिर इसके हमने क्लासिफिकेशन की है जो ओवेरियन ट्यूमर्स है इसमें। इसमें जो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, तकरीबन 4 कैटेगरीज है। ये गाइनी में बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा टच देता हूँ ताकि आप लोगों का वो स्केच बन जाए। फिर आगे हम वहाँ पे करेंगे। सही है, तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फिजियोलॉजिकल सिस्ट है। सही है, जिसमें आपके पास सेकेंड कैटेगरी जो है ना वो है हमारे पास जर्म सेल आगे आ रहा है इसमें। ठीक है, वो उसके बारे में हम करें। थर्ड कैटेगरी जो है ना वो है हमारे पास एपिथेलियल ट्यूमर। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है हमारे पास सेक्स कार्ड ट्यूमर। ये सारे इसी टॉपिक में है, आगे हम करेंगे। सही है। अच्छा, अब हाँ, ये जो इसके तकरीबन इन लोगों ने यहाँ पे दिए है कि सिर्फ जर्म और ये क्या नाम है इसका, एपिथेलियल और सेक्स कार्ड। बाकी फिजियोलॉजिकल के बारे में इन लोगों ने कोई बात नहीं की है, लेकिन वो हम गायनी में करेंगे। सही है। अच्छा, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओवरी है इसके कितने लेयर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 लेयर्स होते हैं, सॉरी, तीन तीन सिल टाइप्स हमारे पास ओवरी में होते हैं। सही है, तो जो ओवरी के जो सिल्स है हमारे पास कितने हैं, तकरीबन 3 टाइप्स के सिल्स है हमारे पास। जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है, हमने ओवरी, ये हमारे पास ओवरी है। सही है, और ये इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ओ साइट है जिसको हम एग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनुलोजा सिल्स होते हैं, थीका सिल्स होते हैं। और यहाँ पे जो एपिथेलियम है, ये यहाँ पे ये सरफेस, इसको सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं। सही है, तो अराउंड द ओवरी यहाँ पे एपिथेलियम होती है हमारे पास, उसको हम सरफेस एपिथेलियम कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखें सरफेस एपिथेलियम इसकी बात हो रही है। जर्म सेल जो इसके अंदर ये वाले, एंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा इसके बाद। सही है, तो ये आगे हम डिटेल में अब हम हर एक एक चीज को करेंगे अब। सही है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो ये जो ट्यूमर्स हैं हमारे पास जो एराइज होते हैं, हमारे पास इन तीनों जो हमने अभी बात की, इन से एराइज होते हैं। सही है, तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने बात की कि ट्यूमर कैन एराइज फ्रॉम एनी ऑफ दीज सेल टाइप्स। ये जो हमने बात की, सही है, ये वाले लिखे हुए हैं यहाँ पे। और या मेटास्टेसाइज हो सकता है, किसी और जगह से आ सकते हैं। सही है, वो किसी और जगह कौन से, जीआईटी से आ सकते हैं हमारे पास। सही है, अपेंडिक्स है हमारे पास, वहां से भी आ सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम इस स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे ये वाले सर्फेस एपिथेलियम। सही है, यहाँ से अगर हमारे पास ट्यूमर एराइज हो जाए तो इसलिए इसको कहते हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। तो इस सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। सही है, अब ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर है। जब भी आप लोगों से कोई भी बंदा पूछे, एग्जाम में पूछे, कोई भी टीचर पूछे, कहेंगे हमें बताएं जो ओवेरियन ट्यूमर है उसमें मोस्ट कॉमन कौन से है। आपको तो सिल का पता चल गया, ग्रेनुलोजा, थीकाओसाइट, सर्फेस एपिथेलियम, सब का तो पता चल गया, लेकिन इन सब में जो मोस्ट कॉमन है वो कौन से है। तो सर्फेस एपिथेलियम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। सही है, अब ये कहाँ से डिराइव होते हैं, जो कि फिजियोलॉजी में हमने इस सिलोमिक एपिथेलियम के बारे में हमने बात की थी। तो आप लोग वो फिजियोलॉजी वाला लेक्चर को रिकॉल करें और आप लोग देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके मोस्ट हमारे पास कुछ कॉमन सब टाइप्स है हमारे पास सरफेस एपिथेलियम के। सही है, इसमें एक है हमारे पास सीरियस एंड म्यूसीनियस, और या हमारे पास बहुत, सॉरी, हाँ, सीरियस हो सकती है, म्यूसीनियस हो सकती है। बहुत जो है ना ये हमारे पास यूजुअली सिस्टिक होते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। सही है, सीरियस, म्यूसीनियस, और साथ साथ में दोनों जो है ना हमारे पास हमेशा के लिए क्या, किस तरह होते हैं, सिस्टिक होते हैं। सही है, जैसे कि अभी हमने बात की कि आपके पास जितने भी ओवेरियन ट्यूमर है, ये आपके पास 90% बिनाइन होते हैं, 10% मिलेग्नेंट होते हैं। सही है, तो ये जहन में रखना है, 90% बिनाइन। 90, क्वेश्चन आ गया ओवेरियन ट्यूमर इज बिनाइन और मिलेग्नेंट, तो बगैर सोचे समझे, क्योंकि 90% बिनाइन होते हैं, तो आप आंखें बंद करके बिनाइन ही लगाएं। सही है, आगे हम बात करेंगे भी उसके बारे में, कौन से मिलेग्नेंट है, कौन से है, कौन से नहीं है, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा।
अच्छा, जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं हमारे पास, इसको हम कहते हैं सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट मतलब होता है ना कि सिस्ट, अड्रीनो। जब भी मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी अड्रीनो का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब होता है ग्लैंड, ग्लैंडुलर। ओमा का मतलब होता है मास। सही है। तो जो बिनाइन ट्यूमर है हमारे पास, इन सिस्ट एडिनोमा, सही है, बुक में ये बात की हुई है। और ये आप आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो सिस्ट एडिनोमा है, ये इसकी जो करेक्टरिस्टिक या जो क्लासिक फीचर्स है वो हमें बताएं। तो जब भी आप लोग इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ये आप देखेंगे तो आपके पास ये सिंपल फ्लैट लाइनिंग हो हमारे पास, सही है, सिंगल सिस्ट होगा, सिंगल। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने, ये क्लासिक फीचर्स है, सही है। सिंगल सिस्ट होगा, सिंपल होगा और फ्लैट लाइनिंग, ठीक है। तो ये अहम पॉइंट्स है, हाई यील्ड पॉइंट, और ये इसके क्लासिकल फीचर्स हैं हमारे पास। जबकि आगे हम बात करेंगे ना सिस्टिक सिस्ट अडीनो कार्सिनोमा, ये है अडीनोमा, सही है, क्योंकि ये बिनाइन है। अब ये जो सिस्ट अडीनो कार्सिनोमा आ गया, अब ये मेलेग्नेंट है, सही है। तो वो जो 10% में जो मेलेग्नेंट आते हैं वो, उसमें ये फिर आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको देखेंगे, ये देखें, डबल आपके पास ये आपके पास जो मिला है आपके पास बिल्कुल हाफ हाफ, ये देखें, ये आपको खाली नजर आ रहा है, लेकिन ये आपके पास जब आप इसको देखेंगे, फ्लूइड फिल्ड केविटी है हमारे पास। और जब भी आप लोग इसको माइक्रोस्कोप अंडर माइक्रोस्कोप आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप में म्यूकस नजर आएगा, सही है। तो जब म्यूकस नजर आता है आप लोगों को, वो बेसिकली म्यूकस सिस्ट है हमारे पास, सही है। तो इसलिए इसको हम म्यूसिनियस सिस्ट, या इसको हम जो सिस्टिक एडिनोमा है वो हम इसको कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर हमारे पास जिस एज में होते हैं, एज बहुत जरूरी है गायनाकोलॉजी में। जब भी आप लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एज बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है। तो एज से ही आप लोग डायग्नोसिस लगाएंगे, ठीक है। तो एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, सही है। तो आगे हम करेंगे, अभी तो बात करेंगे इसके बारे में और भी मजीद, सही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बिनाइन ट्यूमर है जिसको हम सिस्ट एडिनोमास कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास ज्यादातर जो प्री मेनोपॉजल वुमेन है, यानी 30 से लेकर 40 इयर्स एज में हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी आप इसको देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, आप लोगों को ये जो केविटी है यहाँ पे जो वो है, इसको आप लोगों को म्यूकस नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्या, सिस्टिक एडिनोमास, ठीक है। तो देखिए, मोस्ट कॉमनली प्री मेनोपॉजल वुमेन, सही है, 30 to 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये बिनाइन की बात हम देखते हैं। लेकिन जब मेलेग्नेंट की अगर हम बात करते हैं, यानी मेलेग्नेंट ट्यूमर, यानी सिस्ट का मतलब होता है सिस्ट, ठीक है। और एडिनो का मतलब होता है ग्लैंडुलर, कार्सिनोमा का मतलब होता है मेलेग्नेंट। अब ये मेलेग्नेंट है, वो यहाँ पे अडीन सिस्ट अडिनोमा था, यहाँ पे कार्सिनोमा है, सही है। तो वो बिनाइन है। जब भी कार्सिनोमा का लफ्ज आ जाए इसका मतलब होता है मेलेग्नेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्क क्या है दोनों में, बिनाइन में और मेलेग्नेंट में, दोनों में यही फर्क है कि उसमें हमारे पास सिंगल होगा, सिंगल है हमारे पास, क्या जो क्लासिकल फीचर्स हमने अभी पढ़े, सिंगल सिस्ट है हमारे पास, सैंपल होगा, ठीक है ना, और फ्लैट लाइनिंग। यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स होगा, थिक है, और शेगी लाइन, कारपेट लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्लासिकल फीचर्स इसमें ये है। अब दोनों में यही फर्क है, ठीक है। अब वो प्री मेनोपॉजल वुमेन में मोस्ट कॉमन था, और ये जो है ना मेनोपॉजल वुमेन जो 60 के अबाव आते हैं, यानी एवरेज जो एज है इसमें वो है 65, ठीक है। तो ज्यादातर फीमेल आप लोगों को 60-70 में आप लोगों को मिलेंगे, एवरेज एज 65 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्ट अडीनो कार्सिनोमा। अब हमारे पास एक और भी है जो बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है ना कि कुछ अब बिनाइन है और कुछ मिलेग्नेंट है, दोनों इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आप लोग फीचर्स देखेंगे बॉर्डर लाइन की, तो आप लोगों को दोनों के मिलेंगे। तो इसलिए फीचर्स बिटवीन बिनाइन एंड मिलेग्नेंट ट्यूमर्स दोनों आ सकते हैं, सही है। इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, सही है, गुड प्रोग्नोसिस है, बेटर प्रोग्नोसिस है,
सही है। देन क्लियर जो मेलेग्नेंट वाले जो हमने बात की जो ट्यूमर्स, उससे बहुत ज्यादा, सही है। लेकिन ये मेटास्टेसाइज हो सकते हैं, इसमें जो पोटेंशियल है ये कैरी जो मेटास्टेसाइज है बट स्टिल कैरी मेटास्टेटिक पोटेंशियल, सही है। ये सलाहियत रखता है, ये मेटास्टेसाइज हो सकता है, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ एसोसिएशंस है, जैसे कि BRCA1 म्यूटेशन हमारे पास होती है। जो BRCA1 है वो ब्रेस्ट में भी हमारे पास करवा देती है और ओवरी में भी, सही है। तो यहाँ पे ये एक एसोसिएशन है हमारे पास, सही है। तो ये भी हमारे पास जो रिस्क है वो इंक्रीज कर देती है, जो सीरियस जो कार्सिनोमा है उसकी, सही है, ओवरी में स्पेशली एंड फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और साथ साथ में ब्रेस्ट में भी, ठीक है। तो ये वो जिसको बरका भी बोलते हैं, कुछ लोग बरसा भी बोलते हैं, सही है। तो BRCA भी बोलते हैं, जो BRCA1 है उसकी हम बात करते हैं, सही है। अदर टाइप्स जो सरफेस ट्यूमर्स हैं वो हमारे पास वो लेस कॉमन है, सही है। इसमें हमारे पास एंडोमेट्रियाइड्स हैं और इसमें ब्रेनर ट्यूमर्स हैं, सही है। जो एंडोमेट्रियाइड्स है ये बेसिकली बिल्कुल आपके पास एंडोमेट्रियम की तरह लगता है, सही है। तो इसलिए इसको कहते हैं एंडोमेट्रियाइड ट्यूमर्स, लुक लाइक एंडोमेट्रियम, सही है, एंडोमेट्रियम की तरह आप लोगों को ये नजर आता है। कहाँ से एराइज होते हैं ये आप लोगों को, एंडोमेट्रिया जो एंडोमेट्रियोसिस है वहां से ये हमारे पास एराइज होते हैं, सही है। तकरीबन 15% जो है ना ये एंडोमेट्राइड कार्सिनोमा जो है ना वो आपके पास एसोसिएशन है ओवरी के जो कैंसर से हमारे पास, ठीक है। जो ब्रेनर ट्यूमर्स हैं हमारे पास, ये बेसिकली यूरिथीलियम जो है ना उसकी तरह हमें नजर आता है, सही है। तो रिजेंबल टू यूरिथीलियम, सही है, ये अहम पॉइंट है। तो इसमें आपके पास जो यूरिथीलियम की हमने बात की ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ब्रेनर ट्यूमर जो होते हैं, BRENER ब्रेनर ट्यूमर, ये बेसिकली जो ब्लेडर लाइक एपिथेलियम है वहाँ उससे ये बना होता है, सही है, कंपोज्ड ऑफ ब्लेडर लाइक एपिथेलियम, सही है। और ये भी आपके पास बिनाइन ही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये मोस्टली जितने भी हमने ये सरफेस ट्यूमर्स के बारे में हमने बात की ना, क्लिनिकली ये हमें लेट एज में हमें इसका पता चल जाता है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने बात की है कि सरफेस ट्यूमर जो है ना ये प्रेजेंट में लेट, क्योंकि लेट हमें पता चल जाता है। तो इसलिए पेशेंट को जो आप बाद में फिर क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसमें आपके पास एब्डामिनल सिम्टम्स आएंगे, पेन होगी, फुलनेस, ठीक है, साइन अप का, क्योंकि ब्लैडर भी इसमें, जिसमें हमने इस ट्यूमर की बात की थी, तो इसकी वजह से हमारे पास साइन अप कंप्रेशन, तो कंप्रेस करवा देते हैं आपके पास जो ब्लैडर है, उसकी वजह से यूरिन फ्रिक्वेंसी होगी हमारे पास, और इसकी प्रोग्नोसिस जो है ना वो पुअर है, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा लेट पता चल जाता है, इसलिए ये फिर हमारे पास क्या है, लेट हमें इसका पता चल जाता है, और इसलिए प्रोग्नोसिस पुअर है इसका, ठीक है। इसके अलावा जो है ना जो एपिथेलियल कार्सिनोमा है, ये आपके पास लोकली जो है ना वो स्प्रेड हो सकती है, सही है। एपिथेलियल कार्सिनोमा लोकली स्प्रेड हो सकती है, स्पेशली इन द पेरिटोनियम, सही है। तो ये हाई यील्ड पॉइंट है, ठीक है ना। वो पूछ सकते हैं जो एपिथेलियल जो कार्सिनोमा है हमारे पास, ये हमें लोकली जो है ना वो स्प्रेड होते हैं, सही है। तो कहाँ पे, पेरिटोनियम में, सही है। क्योंकि आप देखेंगे ना फिलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, तो फिर वहां से जो है ना ये पेरिटोनियम में लोकली जो है ना वो स्प्रेड होते हैं। जहन में ये स्केच रखे तो फिर ये नहीं भूल पाएंगे आप। जो मार्कर है इसके लिए ये एग्जाम में आता है, और ये बेसिक में जब आप लोग देंगे ना, तो बेसिक में ये पूछते हैं कि इसका जो मार्कर है वो कौन सा है, तो CA125, सही है। तो ये हाई यील्ड है। ये तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं, एक तो ये। दूसरा ये है कि इससे जब आप ट्रीटमेंट दे देते हो पेशेंट को, तो उसने कुछ रिस्पांस किया है कि नहीं। तो जब अगर ट्रीटमेंट ने रिस्पांस की है, तो फिर ये जो मार्कर है ये आपको डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। और तीसरा इसका ये अहम ये है कि इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर एक बार पेशेंट जो है ना वो ठीक हो गया, लेकिन अब दोबारा अब ये मार्कर आपके पास इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोबारा ये मसला हो गया, रिकरेंट हो गया, सही है? तो इसलिए रिकरेंस के लिए भी, तो यहाँ पे हमने बात की है कि यूजफुल सेरम मार्कर है, इससे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ट्यूमर है, कार्सिनोमा है, कैंसर है कि नहीं है। दूसरा ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और तीसरा जो है ना हमारे पास
जो रीअकरेंस है उससे भी आप इससे पता लगा सकते हैं। सही है। तो ये तो हमारे पास थे जो ओवरी के सरफेस जो हमारे पास एपिथेलियल ट्यूमर है। सही। अब अंदर हम जा रहे हैं जो जर्म सेल जो ट्यूमर है जिसमें हमारे पास ग्रेनुलोज और टीका सेल है। सही है। तो हम एपिथेलियल से यहाँ से नीचे आ गए यहाँ पे। सही है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सही है। तो जर्म सेल्स में ये सेकंड मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर्स है। सही है। तकरीबन 50% केसेस में आपको ये मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर, इसलिए मैं कहता हूँ ना एज को जहन में रखना है। अब यहाँ से एज में आप लोग डायग्नोसिस लगाएंगे। सही है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज में, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई फीमेल ऐसे प्रेजेंट किया है कि वो उसका एज जो है ना वो 15 से 30 साल के दरमियान है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जर्म ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास हो सकती है। तो आपने सोचना है कि ये क्या है, जर्म सेल ट्यूमर। 15 to 30 years, थिंक अबाउट जर्म सेल। अगर कोई ऐसी वुमेन या कोई ऐसी फीमेल आप लोगों को 30 से 40 के दरमियान आप लोगों को बताए, तो फिर आप लोगों ने सोचना है कि ये बिनाइन ट्यूमर है हमारे पास, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर जिसको हम कहते हैं अभी ऊपर जो हमने बात की। सही है। तो वो हमारे पास बिनाइन है और ये सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर है अभी ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया। और अगर उसने कोई ऐसी फीमेल आप लोगों को प्रेजेंट करवाई है कि उसकी जो एज है वो 60 to 70 है, तो फिर आप लोगों ने सोचना है कि ये अब एपिथेलियल ट्यूमर है लेकिन ये अब मेलेग्नेंट है। सही है। तो मेलेग्नेंट सरफेस एपिथेलियल जो ट्यूमर है वो हमारे पास। तो एज क्लिनिकली बहुत ज्यादा अहम है, एज को जहन में रखना है। एज से ही आप लोग आधा जो केस है वो हल कर सकते हैं आप लोग। सही है। 15 से 30 हो तो थिंक अबाउट जर्म सेल, 30 से 40 हो तो सरफेस एपिथेलियम जो बिनाइन ट्यूमर है, थिंक अबाउट दैट। थर्ड में अगर 60 to 70 हो तो फिर थिंक अबाउट व्हाट, सरफेस एपिथेलियम जो मेलिग्नेंट सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर है उसके बारे में। सही है। तो ये 3 हाई यील्ड पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना है। ये स्टेप 2 में बहुत ज्यादा इसी रिलेटेड के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों के पास आएंगे। सही है। अच्छा, इसके जो सब टाइप्स है बेसिकली मेमेक्स है हमारे पास। सही है। तो जो हमारे पास जो जर्म सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। सही है। जैसे कि अभी हम करेंगे। सही है। तो एक है हमारे पास सिस्टिक टेराटोमा। सही है। सिस्टिक टेराटोमा। अब ये सिस्टिक टेराटोमा जो होता है ना ये भी बेसिकली हमारे पास फेटल टिश्यू होते हैं। सही है। जो कि हमारे पास 2 or 3 एम्ब्रियोलॉजिक लेयर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब ये मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है इन फीमेल। चाहिए सिस्टिक टेराटोमा, और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। सही है। तो टेराटोमा के बारे में आपने जहन में ये बात रखनी है। अच्छा, ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ये जो टेराटोमा है बाइलेटरल होगी ये वाले जो ट्यूमर है। सही है। इसमें जो है ना आपके पास मोर देन 1 or 2 or 3 जर्म्स लेयर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की, क्योंकि ये 2 or 3 जर्म जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है वहां से हमारे पास कराए जाते हैं। सही। इसमें आप लोगों को ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, किया होगा कि हमारे पास एक फीमेल आई है। ठीक है ना। उसमें जो है ना हमारे पास ट्यूमर में हमारे पास टीथ है। सही है। इसके अलावा जो है ना हियर्स हैं। इसके अलावा जो है ना स्किन है वहाँ पे। ठीक है ना। अब नीचे जो है ना वहाँ पे हमारे पास जर्म सेल की ट्यूमर है, ओरी की हम बात करें। अब वहाँ पे हमारे पास किधर, मतलब टीथ, दांत वगैरह, बाल वगैरह, स्किन वगैरह वहाँ पे क्या करता है। लेकिन अगर वो उन लोगों ने ये बात की है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने फिर ये सोचना है कि ये सिस्टिक टेराटोमा है। ठीक है ना। तो सिस्टिक टेराटोमा में आप लोगों को कुछ इसी तरीके से बताएगा कि वहाँ पे हियर्स, टीथ, स्किन, ये चीजें आप लोगों को मिल जाएंगे। और हाँ, ठीक है। तो ये हम टेराटोमा की हमने बात की। ठीक है ना। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इन फीमेल, और ये बायलेटरल हमारे पास इन 10% केसेस में हमारे पास ये बायलेटरल होते हैं हमारे पास। सही है। तो टेराटोमा के बारे में हमने बात की। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये देखें, ये देखें, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये स्कैन बिल्कुल स्कैन की तरह नजर आ रहा है। तो ये जो आप लोगों को
नज़र आ रहा है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक या तो दांत होगा, टीथ जिसको बोलते हैं, या कोई बोन है, सही है। तो अगर कुछ इस तरीके से, और ऐसे भी वो प्रेजेंट करवा कि बहुत सारे दांत यहाँ पे जमा हो गए हैं, बहुत सारे टीथ, सही है। इसका मतलब ये है कि टेराटोमा है, ठीक है। और आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये वाले, ये बाल है, ये देखें बाल है, ठीक है। ये ये वाला, सही है। तो नीचे ऊपरी में बाल, टीथ, हेयर्स, स्कैन, ये क्या काम करता है? इसका मतलब ये है कि ये कैंसर है, ठीक है। तो वहां पे कैंसर हुआ है, तो इसको हम कहते हैं टेराटोमा। बहुत हाई यील्ड है, ठीक है। इसमें जहन में बात करते हैं, बिनाइन है हमारे पास, सही। तो टेराटोमा जो होते हैं हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास बिनाइन, ठीक है। इमेच्योर टिश्यू और सोमेटिक मेलिग्नेंसी, सही है, मेलिग्नेंट पोटेंशियल। फिर इसके बाद जो स्ट्रोमा उवेराई है हमारे पास, ये भी सिस्टिक टेराटोमा है, लेकिन प्राइमरीली हमारे पास इसमें थायराइड टिश्यूज होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट आप लोगों को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करवाएगा कि पेशेंट आया हुआ है और उसका जो आप थायराइड प्रोफाइल टेस्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऊपर थायराइड सब कुछ ठीक है। तो थिंक अबाउट टेराटोमा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्योंकि वहाँ से फिर वो थायराइड हार्मोन जो है ना वो रिलीज होते हैं और वो ब्लड में आते हैं, और इसी वजह से आप लोग इन पेशेंट्स को जो है ना वो थायराइड जैसे साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, सही है। नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास क्या, डिसजर्मिनोमा, सही है। तो डिसजर्मिनोमा के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। जो डिसजर्मिनोमा, डिस का मतलब होता है ना डिस बेड, जर्म का मतलब होता है जर्म से, नोमा का मतलब होता है मास, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये भी मास है, लेकिन ये जर्म सेल जो होते हैं हमारे पास, उसके उसमें बेड जो जर्म सेल्स हैं, उसके बारे में जब वहां पे बेड वो हो जाए, क्या उसे कहते हैं, कैंसर हो जाए, सही है। तो उसको हम कहते हैं डिस जर्मिनोमा। डिस का मतलब बेड, जर्म का मतलब जर्म सेल, ओमा का मतलब मास, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सेल्स होंगे ना वो हमारे पास लार्ज सेल्स होंगे, सही है। सेंट्रली न्यूक्लियाई है हमारे पास, इसमें सेल्स लार्ज होंगे, क्लियर साइटोप्लाज्म विद सेंट्रली न्यूक्लियाई, सही है। मोस्ट कॉमन, अगर पेपर में आया किसी ने पूछा कि भाई हमें बताएं मेलिग्नेंट जर्म सेल जो है ना मोस्ट कॉमन कौन सा ट्यूमर है हमारे पास, तो ये डेस्जर्मिनोमा, ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर है हमारे पास, सही है। इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत गुड है, अच्छा प्रोग्नोसिस है। रेडियोथेरेपी के जो है ना ये बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, जब आप किसी पेशेंट को रेडियोथेरेपी पे या कीमोथेरेपी पे आप लगा देते हैं ना, तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे देते हैं, सही है। तो इसलिए गुड रिस्पांस है। इसमें आप एलडीएच ये आप देख सकते हैं, सही है। तो ये आपको एलिवेटेड मिलेगा आप लोगों को एलडीएच, तो हाँ हाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, सही है। तो ये जहन में रखना है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो, हाँ ये मैं कह रहा था, ये डिसजर्मिनोमा है, ये जो लार्ज सेल्स आपको नजर आएंगे ये क्लासिक फीचर्स हैं हिस्टोलॉजिकल। अगर आप फोटो देखेंगे हिस्टोलॉजी वाला, तो आप लोगों को इस तरीके से लार्ज सेल्स नजर आएंगे, और ये क्लासिक फीचर्स हैं आपके पास डिसजर्मिनोमा के, सही है। तो ये आप लोगों, अच्छा एंडो नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, सही है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। अब यहाँ पे ये बिल्कुल यॉक्से का जो है ना बिल्कुल उसका मेमेक है, ये मेमेक यॉक्से, और ये भी आपके पास मेलेग्नेंट है, सही है। तो ये मेलेग्नेंट ट्यूमर है आपके पास, सही है। ये भी आपके पास मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है, लेकिन कहाँ, किसमें, चिल्ड्रन में, सही है। और अल्फा फीटोप्रोटीन इसमें सीरम जो है ना ये आपके पास एलिवेटेड मिल सकता है। ये अल्फा फीटोप्रोटीन हमने एक और जगह पे नहीं पढ़ा है, वैसे जीआईटी में हम करेंगे, सही है। तो जो लिवर कार्सिनोमा है एक, उसमें आपके पास जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो आपको मिलेंगे, अल्फा फीटोप्रोटीन यहाँ पे भी आपके पास मिलेंगे। और इसके बारे में हमने मेल जेनेटल ट्रैक्ट में भी हमने बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, सही है। शेलर डोवल बॉडीज आप लोगों को मिलेंगे। और जब भी आप लोग हिस्टोलॉजी पे देखेंगे ना, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट किया होगा
कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसका हमने हिस्टोलॉजिकल, हमने ये फोटो में भी दिखा सकता है, मैं भी नहीं दिखा सकता है, लेकिन कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करवाएगा कि हमें बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है ये, कि जो ग्लोमेरुल लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास। सही है, इसको हमने उस दिन भी हमने एक्सप्लेन किया। तो ये देखिए ब्लड वेसल्स है बिल्कुल दरमियान में, और किडनी का जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, सही, वोमेन स्पेस है ये। सही है, तो फिर आप लोगों ने ऐसा ना हो कि आप लोग किडनी के कुछ उसकी तरफ आप जाएं। सही है, तो ये आपके पास क्या हो सकती है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर हो सकती है। ठीक हो गया, तो इसको जहन में रखना है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो खोरियो कार्सिनोमा है, खोरियो कार्सिनोमा में ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत हमने टच भी किया था उस दिन, लेकिन इधर फिर हम करेंगे। अब कोर कार्सिनोमा जो होते हैं ना, ये हमारे पास जो ट्रोपोब्लास्ट है हमारे पास, उसका जो है बेसिकली जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये हमारे पास जो की सेल्स हैं हमारे पास, जो कि विलाई के इर्द गिर्द हमारे पास होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये विलाई है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, उसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। सही है, तो ये हमारे पास बेसिकली की सेल्स होते हैं। सही है, ट्रोपोब्लास्ट और शिशु ट्रोपोब्लास्ट। और उस दिन मेल जेनेटल सिस्टम में मैंने आप लोगों को फोटो भी दिखाया था, उसमें भी मैंने बताया ना कि बिलाई है, एक स्लाइड हमने शेयर किया था, तो उसमें हमने दिखाया था। तो ये वो वाले आप जहन में लाएं। सही, शिशु ट्रोपोब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट बेसिकली ये की सेल्स हैं हमारे पास विलाई की। ठीक, इसके अलावा जो है ना आप क्या होता है हमारे पास, स्मॉल हेमरेजिक ट्यूमर होती है हमारे। और बेसिकली ये जो सिंचिशो ट्रोपोब्लास्ट है हमारे पास, ये क्या काम कर देते हैं, ये हमारे पास बीटा एचसीजी जो है ना वो प्रोड्यूस करवा देते हैं। सही है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम यूज भी करते हैं। सही है, और इसी की वजह से फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीटा एचसीजी आपके ब्लड में आ जाते हैं, और फिर वो आपके पास ब्रेन में चला जाता है, और इसी की वजह से फिर वो जो फीमेल है, जो वमेन है, उसको वॉमिटिंग होती है। सही है, तो कोरियोकार्सिनोमा में आपको बीटा एचसीजी बहुत ज़्यादा मिलेगा, तकरीबन मोर देन 1000 मिलीग्राम पर इक्वल है, कितने हैं मैं भूल गया हूँ, लेकिन तकरीबन 1000 से ऊपर आप लोगों को ये बीटा एचसीजी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बीटा एचसीजी आएंगे, बहुत ज़्यादा बीटा एचसीजी ऊपर ब्रेन में चले जाएंगे, और इसी की वजह से वमेन को वॉमिटिंग होती है। इसलिए इसको कहते हैं हाइपरग्रेविडम। सही है, हाइपरग्रेविडम गायनी में हम करेंगे। बेसिकली वो इस ट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं हमारे पास, जो सिंचिशु ट्रोपोब्लास्ट है और ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, इसकी डिजीज भी हमारे पास आ सकती है। आगे हम बात करेंगे। मोलर है, इसमें है आगे। सही है, तो इसमें हाइडेटिफार्म मोल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इस ट्रोपोब्लास्टिक की डिजीज है, कोरियोकार्सिनोमा और हाइडेटिफार्म मोल आगे आ रहा है। सही, अब इसमें अगर इसमें कैंसर हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि अब ये सेल्स आपके पास लार्ज विलाई होगी, स्वेलअप होगी, बहुत ज्यादा सेल्स होंगे, बहुत ज्यादा बीटा चीजें आएंगे, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी। सही है, इसको हम कहते हैं खोरियो कार्सिनोमा। और इसके बारे में हमने बात भी की थी कि मेल आया है विद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ही खोरियो कार्सिनोमा हो सकता है। सही है, तो मेल में तो वैसे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होता है ना, नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव आप लोगों को दिखा, तो ये खोरियो कार्सिनोमा। ठीक है, इसका जो रिस्पांस है वो बिल्कुल पुअर रिस्पांस है कीमोथेरेपी के। सही, तो जब भी आप कीमोथेरेपी करेंगे तो बिल्कुल पुअर रिस्पांस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खोरियो कार्सिनोमा के बारे में हमने बात की। सही है, इसके अलावा जो है ना लास्ट में हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा का मतलब एम्ब्रियो लाइक। सही है, एम्ब्रियोनल, इसलिए नाम भी हमने यही रखा हुआ, एम्ब्रियो लाइक। सही है, अब इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा जो प्रिमिटिव सेल्स है वो हमारे पास होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये वाले जो ट्यूमर। तो वो पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्यूमर कार्सिनोमा या क्या हमारे पास वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। और ये अर्ली मेटास्टेसाइज होते हैं। सही है, तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, लार्ज प्रिमिटिव सेल्स आपको इसमें मिलेंगे। सही है, एग्रेसिव है और अर्ली मेटास्टेसाइज होता है। ठीक है, तो ये जहन में रखना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट जो ग्रेनुलोजा, और जो जैसे कि हमने बात की ना ओवरी है, सरफेस एपिथेलियम की हमने बात की, फिर यहाँ पे ग्रेनुलोजा और टीका सेल है।
यहाँ पे एग है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास फाइब्रोसिस फाइब्रोब्लास्ट होती है बेसिकली, ये ओवरी में। तो अब हम इस सेक्स कार्ड जो स्ट्रोमल जो ट्यूमर है उसके बारे में बात करेंगे, यानी जो ग्रेनुलोजा है और जो थीका सेल्स है इसके बारे में, सही है। तो सेक्स कार्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, अब इसमें हमारे पास क्या है, ग्रेनुलोजा और थीका सेल ट्यूमर है हमारे पास, सही है। तो जब भी आपके पास ग्रेनुलोजा सेल की यहाँ पे ट्यूमर हो जाए, सही है, और थीका सेल में, तो ज्यादातर हमने पढ़ा है ना ग्रेनुलोज और थीका सेल का क्या काम है, फिजियोलॉजी में हमने इसको कवर किया है। तो क्या ज्यादातर हमें एस्ट्रोजन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो थीका सेल है हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और फिर ये जो एंड्रोजन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं एस्ट्रोजन में, किसके थ्रू, हम ग्रेनुलोजा के थ्रू हम इसको फिर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की, सही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों को एस्ट्रोजन मिले, एक्सेस एस्ट्रोजन। तो जब आपके पास एस्ट्रोजन आएंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन आपके पास आया, ठीक है, तो जब फीमेल एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा आएंगे तो आगे जो है ना आपके पास जो प्यूबरिटी होगी, तो आप एज से पहले जो है ना जो पेशेंट होगी वो एज से पहले प्यूबर्टी में पहुंच जाएगी, सही है। तो इसलिए प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, सही है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास मेनोरेजिया होगा, मेटोरेजिया होगा, सही है। इसके अलावा जो है ना रिप्रोडक्टिव एज में अगर ये हमारे पास हो जाए, सही है। इसके अलावा जो है ना ये भी मिलेग्नेंट है बेसिकली, अगर मैं ग्रेनुलोजा की अगर सेल ट्यूमर की अगर हम बात करें, ग्रेनुलोजा की, सही है, हाँ ग्रेनुलोजा की, तो ये बेसिकली हमारे पास मेलेग्नेंट है, लेकिन इसका जो मेटास्टेसाइज है वो रिस्क बहुत कम है इसका, ग्रेनुलोजा का, सही है। तो ये बहुत कम है इसका रिस्क, ये इतना जल्दी मेटास्टेसाइज नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद जो सार्टोली है, सार्टोली सेल्स जो ट्यूमर्स हैं हमारे पास, जो रिंग की क्रिस्टल्स, ये आप लोगों ने याद रखने, रिंग की क्रिस्टल्स इसमें, क्योंकि जो लेडिक सेल्स होते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक रिंकिंग क्रिस्टल्स आपके पास आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। ये आपके पास एंड्रोजन प्रोड्यूस करवा दे, जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमने बात की है, सही है। तो जब ज्यादा एंड्रोजन आएंगे तो वही बात है, आपके पास मेल लाइक जो हेयर्स हैं वो आपके पास आपके जिस्म में आएंगे, ठीक है, आपके जिस्म पे आएंगे, इसलिए हेरोसिटिज्म एंड विरलाइजेशन, ये बात की है हमारे पास, बहुत ज्यादा बाल आपके जिस्म पे आएंगे, ठीक है, इसको हेरोसिटिज्म बोलते हैं। तो ये हमारे पास सार्टोली सेल्स होंगे, ठीक हो। इसके अलावा जो है ना लास्ट वाला वो ये है कि फाइब्रोमा, ठीक है। तो ये भी बेसिकली जिसमें हमने ये फाइब्रोब्लास्ट की हमने बात की ना, इसकी बात हुई, फिर जी ग्रेनुलोजा टीका की बात हुई, और यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट है इसके दरमियान ये, अब अगर यहाँ का हो जाए तो इसको हम कहेंगे फाइब्रोमा, सही है, ये बिनाइन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस फाइब्रोब्लास्ट की अगर ट्यूमर हो जाए तो इसको हम कहेंगे फाइब्रोमा, ठीक है। इसकी जो है ना एसोसिएशन जो है ना वो है हमारे पास फ्लूलर एफ्यूजन जो है ना वो आपके पास होती है, साथ साथ में एसाइटस, सही है, इसको मेगिस सिंड्रोम्स भी बोलते हैं, सही है, प्लूरल इफ्यूजन एंड एसाइटस, सही है। तो इसको जो है ना मिगिस सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेटास्टेसाइज इसमें है हमारे पास क्रोकनबर्ग ट्यूमर, ठीक है, और एक है सोडोमाइक्सोमा पेरोटोनाइटिस, पेरोटोनाई, सही है। ये वो ट्यूमर थे जो कि कहीं और जगह से आके ओवरी में वहाँ ओवरी में आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं क्रोकनबर्ग ट्यूमर की बात करूं तो ये भी मेटास्टेटिक कैंसर है, किसी और जगह से आए, कौन सी जगह से, वो आगे हम बात करेंगे, जीआईटी से आया है बेसिकली, ठीक है। इसमें हमारे पास ये ट्यूमर जब आप देखेंगे तो ये म्यूसिनियस ट्यूमर होंगे आपके पास, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है। इसमें जो सिल आप लोगों को नजर आएगा ना, तो ये बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, तो इसमें म्यूकस आ जाता है ना, नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है ना वो इसके सेंटर में होता है इधर, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लूइड आ जाता है ना, फ्लूइड आ जाता है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना वो इधर साइड पे लग जाता है, ठीक है, साइड पे लग जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सिग्नेट रिंग सेल, सही है, बिल्कुल अंगूठी की तरह अगर आप लोग देखें,
तो इसलिए कहते हैं सिग्नेट रिंग सेल। ठीक है, ये देखें, ये वाला। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास क्रोकन बर्ड। सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों साइडों पे, दोनों ओवरी में हमारे पास ट्यूमर है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेटास्टेसाइज हुआ है। अगर मेटास्टेसाइज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही साइड पे, एक ही ओवरी में ट्यूमर है, तो इसका मतलब ये कि इसका अपना ही वहां से ये ट्यूमर एराइज हुआ है, किसी और जगह से नहीं आया हुआ। तो ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम डिफरेंट डायग्नोसिस इससे लगा देते हैं कि अब ये कैंसर जो ओवरी में है किसी और जगह से तो मेटास्टेसाइज नहीं हुआ है। अगर दोनों ओवरी में हो, बायलेटरल हो, तो फिर आपने सोचना है कि किसी और जगह से मेटास्टेसाइज हुआ है, जैसे कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के बारे में हम बात करेंगे। एक ही डिफ्यूज और एक और भी है इसमें, एक डिफ्यूज है और एक और है, मेरे जहन से निकल गए। दो टाइप्स की कार्सिनोमा है, सही है। तो इसमें तो फिर आपने ये सोचना है कि ये जीआईटी से हमारे पास आएंगे, सही है। और अगर यूनिलेटरल हो तो फिर ओवरी में। ठीक है। सोडोमाइक्सोमा पेरोटोनाई के बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी आपके पास म्यूकस होंगे, सही है। इन इन द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में मिस्यू अमाउंट ऑफ म्यूकस आप लोगों के पास होंगे इसमें, सही है, पेरिटोनियम में। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास जो ज्यादातर ये हमारे पास जो अपेंडिक्स होता है ना, वहां से ये हमारे पास आता है, सही है। तो ये बेसिकली अपेंडिक्स से वहां से निकल के आपके पास ओवरी में आ जाते हैं, सही। बड़ा रेयर हमारे पास ये होते हैं। ठीक है। तो ये जब आप देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा, सही है। इसको इसलिए जेली बेली भी बोलते हैं, सोडोमाइक्सोमा पेरिटोनाई, सही है। बिकॉज क्यों जेली बेली बोलते हैं इसको? जेली बेली इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस है वो प्रेजेंट होते हैं एब्डामेन में, सही है, इसलिए इसको जेली बेली भी बोलते हैं, सही है। तो किसी कोई एक केस मिलेगा मिलियंस में, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने बात की है पर ईयर, सही है। टेक म्यूसिनस इसके के बारे में हमने बात की, सही है। द मेजॉरिटी ऑफ केसेस इज सोडोमा पेरिटोनाइट डेवलप फ्रॉम द लो ग्रेड म्यूसिनस कार्सिनोमा दैट अराइज इन द अपेंडिक्स। ये अहम पॉइंट है, ये बुक में लिखा हुआ है, सही है। आप लोगों के बुक में ये है, तो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हाँ वो कौन सा ट्यूमर है जो कि अपेंडिक्स से हमारे पास ओवरी में आ जाते हैं। तो ये सोडोमोनाई, सॉरी, सोडोमाइक्सोमा पेरिटोनाई, जेली बेल, सही। हम्म। जो फाइब्रोमा के बारे में हमने बात की ना ऊपर, जो आप लोगों को ये वाइट वाले जो बैंड्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये वाइट वाइट, इसका मतलब ये है कि ये फाइब्रोसिस हुई है। ये इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या हुई, फाइब्रोसिस हुई है। ठीक है। अब आप लोगों के पास जो फीमेल जेनेटल सिस्टम के साथ जो पैथोलॉजी थी वो तकरीबन खत्म हो गई, सही है। अब हम गेस्टेशनल पैथोलॉजी की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे पास एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास फर्टिलाइजेशन जो होती है यूट्राइन वाल के बजाय किसी और जगह में इम्प्लांटेड हो जाए। इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है फिलोपियन ट्यूब, तकरीबन 90 to 95% वहां पे ये इम्प्लांट होते हैं। और इसी की वजह से फिर वो जो फिलोपियन ट्यूब है, फॉर एग्जांपल ये यूट्राइन केविटी है ना, तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होती है, सही है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, और यहाँ पे हमारे पास फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे हमारे पास ओवरी है, ऐसे ही है ना। ठीक है। तो बेसिकली इस जगह के बजाय वो यहाँ पे आके यहाँ पे इम्प्लांट, इसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट प्रोबेबली 90% यहाँ पे होती है। इसके अलावा आपके पास पेल्विक में भी और आपके पास ऊपर भी, सही है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि मोस्ट कॉमन साइट जो है ना वो है हमारे पास फिलोपियन ट्यूब। ठीक हो गया। अब रिस्क जो है ना, अब आगे तस्वीर भी है इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, और इसी की वजह से फिर अगर यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए ना ये प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी आ गई है लेकिन इस जगह के बजाय यहाँ पे आई है, तो ये जो ट्यूब है ये रप्चर हो सकती है और ब्लीडिंग होती है, और जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो बंदा शॉक में चला जाता है, सही है। तो इसलिए इसमें फिर हमने सर्जरी करनी है, सही है। तो बेसिकली स्कारिंग होती है इसमें, सही है। तो स्कारिंग जो होते हैं वो हमारे पास आपके पास किसकी वजह से ये स्कारिंग हुई है, जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को पहले से कोई इन्फ्लेमेटरी
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी पीआईडी हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, या इसके साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस हो। सही है, तो ये मोस्ट कॉमन है हमारे पास। पहला जो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ जाए कि जो स्कारिंग हुई, क्योंकि की रिस्क फैक्टर हमारे पास स्कारिंग है। फॉर एग्जांपल इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सेकंड जो है ना वो हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक हो गया। क्लासिक प्रेजेंटेशन आप लोगों को ये बताएगा कि पेशेंट है, अक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ आई है। सही है, ये 18 साल की है या 20 साल की है। आप लोगों ने पहले जहन में ये रखना है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है अंटिल प्रूव अदरवाइज। 20 years ओल्ड फीमेल आपके पास अक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ आई है, ठीक है ना, आपके क्लिनिक में। आपने पहले ही जहन में ये रखना है कि मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है अंटिल प्रूफ अदरवाइज। ठीक होगी, बहुत अहम क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर कोई मेल आया है विद अक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ, ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अपेंडिक्स है। ठीक है ना। और अगर फीमेल आपके पास अक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ आई है और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, आपने बीटा सीजी टेस्ट करवाया वो नेगेटिव आया, तो फिर नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है अपेंडिक्स। सही है, तो अपेंडिक्स में आप लोगों ने जहन में रखना है। मेल आया है, पहला काम आप लोगों के जहन में चाहिए कि अक्यूट एब्डोमिनल पेन, तो ये इसको अपेंडिक्स है। लेकिन फीमेल आई है तो पहला आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, देन अंटिल प्रूफ अदरवाइज। फिर हम बाद में बाकी चीजों को देखेंगे। अगर बीटा ईसीजी टेस्ट जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव है, तो फिर सेकंड हम ये सोचेंगे कि फीमेल है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये अपेंडिसाइटिस हो सकती है। ये क्वेश्चन है, चाहिए दो क्वेश्चन सर्जरी से रिलेटेड भी ये आपके पास आ सकते हैं और गायनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इसलिए लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, अक्यूट एब्डोमिनल पेन, ठीक है, इसमें जो पीरियड्स होते हैं वो मेस्ड होते हैं। सही है, और ये इमरजेंसी है। अब हमारे पास जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास अब इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, सर्जरी। चाहिए तो सर्जरी हम करेंगे इसमें। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये रप्चर हो गया है, ये देखें ये रप्चर हो गया, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, शॉक में बंदा जा सकता है। तो आगे हमने और कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करनी, तो इसी वजह से हमने पहले ही सर्जरी करनी है इसमें। सही। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास एबॉर्शन है। सही है, इसके बारे में हम मजीद भी बात करेंगे गायनी में, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी टच कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, एबॉर्शन का मतलब होता है ना, कुछ बुक्स लिखते हैं कि जो एबॉर्शन है आपके पास मिसकैरेज हो रहा है, यानी 24 वीक्स कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग जो है ना वो 20 वीक्स बताते हैं, जैसे कि इन लोगों ने 20 वीक्स बताया हुआ है। अब आप लोग CK2 करेंगे ना, तो CK2 में उन लोगों ने 24 वीक्स लिखा हुआ है। सही है, तो ज्यादातर बस आप लोगों ने 20 to 24 कह रहे थे कि जब आपसे 24 वीक से पहले वो मिसकैरेज हो जाए, जो जो फिटस पार्ट से वो निकल जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एबॉर्शन है बिफोर 24 वीक्स, इसको हम कहेंगे एबॉर्शन। सही है, तो इसमें हमारे पास ना एबॉर्शन में फिर हमारे पास टाइप्स हैं, हमारे पास स्पॉन्टेनियस है हमारे पास। सही है, तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में ये हमने तो बात की। इसमें फिर हमारे पास प्राइमरी भी हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकती है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बेसिकली। सही है, तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अब बाकी जो है ना इस डिटेल में ये गायनी में हम करेंगे। बस यार अब यहाँ पे आप लोग एबॉर्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइमरी में ये आप उस वक्त कहते हो प्राइमरी में कि जब आपके पास कोई पहले कोई सक्सेसफुल प्रेगनेंसी ना हुई हो, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। और सेकेंडरी तब कहेंगे हम, तब बोलेंगे कि सेकेंडरी है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जब आपके पास पहले कोई प्रेगनेंसी हुई हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ठीक हो गया। फिर मोस्टली जो हमारे पास वो आती है इसमें जो क्या उसे कहते हैं, जो काजेज है वो है हमारे पास क्रोमोसोमल एनामली। 90% हमारे पास क्या हो सकती है, ये हमारे पास क्रोमोसोमल एनामली होती है। सही है, ये वैसे हम करेंगे आगे गायनी में। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एनामली जहन में रखने हैं। सही है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकती है, हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो सकती है, हमारे पास
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 20 to 30%, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है ना हमारे पास तकरीबन सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 50% है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20 to 30% जो है ना ये क्रोमोसोमल एनामली आ सकते हैं हमारे पास, सही। तो जब भी हमारे पास क्रोमोसोमल एनामलीज या एबनॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास 50% जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 30 to 40% सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास हो सकती है, सही है। अ, हमारे पास इस क्रोमोसोमल एनामली के अलावा हमारे पास और भी इसके काजेज हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, हमारे पास कंजेनिटल इन्फेक्शन है, हमारे पास कुछ टेरेटोजेनिक्स है हमारे पास, जैसे कि बुक में ये टेबल दिया हुआ है, आप लोग बुक देखेंगे, अल्कोहल है, कि कोकेन है, थैलेडामाइड है, सही है, सिगरेट स्मोक है, आइसोट्रेटानोन है, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है हमारे पास, वारफरीन है, इसलिए कंट्राइंडिकेटेड है। टेट्रासाइक्लिन भी जो है ना वो डिस्कलर टीथ बना देते हैं, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, वो पूछते हैं तो कौन सा ड्रग है वो जो हमारे पास टीथ का जो कलर है वो चेंज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन, सही है। वारफरीन जो है ना वो फिटस में जो ब्लीडिंग करवा देता है, तो ये तो इसलिए वारफरीन कंट्राइंडिकेटेड है, हम नहीं देते प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। फिनाइटाइन है, ठीक है, क्योंकि वो जो स्पाइना बाइपेडा है वो करवा देते हैं, इसलिए कंट्राइंडिकेटेड, ये सारे अल्कोहल कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं हम दे सकते हैं, सही है, क्योंकि फेशियल एनामिलीज आपके पास बच्चे में जो है ना ये कास करवा दी, सारी चीजें जो है ना वो कंट्राइंडिकेटेड है, सही है। जो थैलेडामाइड है, पुराने ज़माने में पहले ये मेरे ख्याल से वोमिटिंग के लिए यूज़ करते थे ये वाला ड्रग, तो बाद में जब पता चला कि ये तो टेराटोजेनिक है, क्योंकि बच्चे में अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने खा लिया है तो उसके जो लेम्स है वो डिफेक्ट होते हैं, सही है। तो बेसिकली ये टेबल दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, आप लोग वहाँ से ये देख सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास एबॉर्शंस की हमने बात की, सही है। तो एबॉर्शन में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की अगर हमने बात की, फिर सेकेंडरी जो एबॉर्शन है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कंप्लीट है, थ्रेटेंड एबॉर्शन है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनविटेबल है, मेस्ड है, सेप्टिक है, ठीक है ना, इन सब में आपके पास ब्लीडिंग होगी, पेशेंट आप लोगों को बिफोर 24 वीक्स प्रेजेंट करवाएगा आप लोगों को। फिर हम ऑस देखते हैं, ओ एस, सर्वाइकल ओपनिंग जिसको बोलते हैं, ओ एस। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी, जब मैंने आप लोगों को वो बताया था, वो फोटो मैंने बताया था, मैंने कहा था कि कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये ऑस, फिर ये एंडोमेट्रियम, माय एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इन सर्वेक्स यूट्रस है, फिर यहाँ पे फिलिपियन ट्यूब, स्टार्टिंग में मैंने जो इनाटमी वाले जो फोटो डाला। तो अब एबॉर्शन जब भी आप लोगों के पास केस आएगा ना, तो उसमें कुछ जो होता है ना, उसमें ये ओस ओपन होती है, किसी में ये क्लोज होती है, सब में ब्लीडिंग होती है, तकरीबन सब में आपको ब्राइट रेड ब्लड ही मिलेंगे, सही है। सब में आपके पास जो है ना, किसी में जो पेशेंट जो है ना वो जा शॉक में चली जाती है। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं, होते भी हैं कि हमारे पास जिसमें क्या उसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो जो फिटल पार्ट्स होते हैं जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं, ये इसमें कुछ में किसी एबॉर्शन में निकला होता है, किसी में नहीं निकला होता है, तो ये हम गायनी में हम इसको मजीद डिटेल में करेंगे, आगे आ रहा है, सही है। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में आई थिंक पैथोलॉजी में इतना मैं कहता हूँ कि काफ़ी है, बाकी हम मजीद डिटेल में गायनी में इसके बारे में हम बात करेंगे, सही हो गया है।